नोटबुक आईएएस संस्थान में आप सभी लोगों का भरपूर स्वागत है। हम लोग उत्तर प्रदेश आरओ 2023 क्रैश कोर्स की श्रृंखला में बातचीत कर रहे थे और इस श्रृंखला में हम लोग जीएस से संबंधित पॉलिटी विषय पे स्पेशल कार्यपालिका संबंधित टॉपिक पे हम लोगों की बातचीत चल रही थी। हम लोगों का ये क्रैश कोर्स है। क्रैश कोर्स होने के नाते हम चीज़ों को बहुत तेज़ी के साथ लेके चलेंगे। बहुत सारी चीज़ों को हम केवल रिवीजन करने के उद्देश्य से पढ़ा रहे हैं। बाकी मेरा कोई ऐसा मतलब नहीं है, केवल ताकि चीज़ें आपकी रिकवरी होती चली जाए। बाकी इसके बाद हम अपना क्विज टेस्ट लेकर के आएंगे, उसमें प्रीवियस ईयर पेपर को आपको सॉल्व करवाएंगे और साथ ही साथ जब मेरी डिटेल की क्लास आएगी तो वहाँ सारी बातों को गहनतापूर्वक अध्ययन कराने की कोशिश करूँगा जो आपके प्रिलिमिनरी और मेंस एग्जाम से ताल्लुकात रखता है। तो मैं चलता हूँ सीधे अपने मुद्दे पे और हमारा जो आज का टॉपिक है वो मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री है। मैंने आपको कल जो बताया था कार्यपालिका, सरकार के एक अंग कार्यपालिका से संबंधित, मैंने राष्ट्रपति के बारे में आपसे पूरी बातचीत किया था। मैंने उपराष्ट्रपति के बारे में आपसे पूरी बातचीत किया था। इसके अलावा देखा जाए तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे पीएम और मंत्रिपरिषद से संबंधित मुद्दों पे हम लोग बातचीत करने वाले हैं। साथ ही साथ हम लोग महान न्यायवादी को देखने वाले हैं, महान न्यायवादी को। और इसके बाद हम लोग कैग, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक से संबंधित मुद्दों पे भी बातचीत करने वाले हैं। तो तेज़ी से हम लोग आज पीएम और मंत्रिपरिषद को, महान न्यायवादी को, कैग को, तीनों बात को आज के ही क्लास में मैं आपको कवर करके बताने वाला हूं जो आपके आरओ प्रीलिम्स में पूछे जाने की संभावना है। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूं आपसे मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री हमारा टॉपिक है। इसमें विशेष करके मैं आपको मंत्रिपरिषद को बताने की कोशिश करता हूं। मंत्रिपरिषद को पढ़ने के लिए हम लोगों को यहाँ दो मुख्य रूप से अनुच्छेदों पे बहुत ज़्यादा बल देना होगा, एक 74 और एक 75, जो मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री दोनों से ताल्लुकात रखता है। अगर मंत्रिपरिषद के बारे में देखा जाए तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 74 है ये स्पेशल कहता है कि एक मंत्रिपरिषद होगा। 74 ये कहता है कि एक मंत्रिपरिषद होगा और उस मंत्रिपरिषद यानी कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद का गठन किया जाएगा और उसका प्रधान जो व्यक्ति होगा वो प्रधानमंत्री होगा। तो 74 हम लोगों को यही कहता है कि जो राष्ट्रपति होता है उस राष्ट्रपति को सहायता देने के लिए, सहायता और सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा, एक मंत्रिपरिषद होगा। और इस मंत्रिपरिषद का प्रधान व्यक्ति कौन होगा? तो इसका जो प्रधान होगा वो या मुखिया होगा वो प्रधानमंत्री होगा। ये बात आपको याद रखना है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का हेड होगा और राष्ट्रपति को सहायता सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगा। लेकिन ये संविधान में कहीं इस बात का जिक्र नहीं था कि क्या राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को मानने के लिए बाध्य है या नहीं है। देश की आज़ादी के बाद जब संविधान को कंप्लीट रूप से लागू कर दिया गया था तो देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दोनों लोगों के बीच इस बात को लेकर काफ़ी मतभेद दिखाई दिया कि वास्तव में राष्ट्रपति को क्या वास्तव में मंत्रिपरिषद की हर बातों को मानना बाध्य है। राष्ट्रपति ये समझता था कि जरूरी नहीं है और प्रधानमंत्री ये समझता था कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की बात मानने के लिए बाध्य क्यों नहीं है। ये बहुत विवाद की बात चली थी। और वैसे भी हिंदू कोड विधेयक जब आया था और चीन के साथ संबंधों को लेकर के जब मसला उठा था भारत देश में, उस समय देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे और राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद, दोनों लोगों के बीच काफ़ी मतभेद की स्थिति दिखाई दिया। इस मतभेद की स्थिति से निपटने के लिए आगे चल करके देश की तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी सरकार, उन्होंने एक संशोधन करवाया था और उनका जो संशोधन था वो था 42वां संविधान संशोधन। और ये घटना घटित हुआ था 1976 में। और इसमें ये कह दिया गया कि राष्ट्रपति जो होगा, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य होगा, सलाह मानने के लिए बाध्य होगा। ये बात इन्होंने कर दिया, बाध्य होगा, इन्होंने ये कहा। लेकिन आगे चल करके जब जनता पार्टी की सरकार आती है और प्रधानमंत्री बनते हैं मोरारजी देसाई, तो मोरारजी देसाई ने कहा कि देश की इतनी बड़ी
शख्स जो देश के प्रथम नागरिक के रूप में जाने जाते हैं, अगर वो मंत्रिपरिषद की बातों को मानने के लिए बाध्य हैं तो कार्यपालिका प्रमुख होने की कोई औचित्यता नहीं दिखाई दे रहा है। यही कारण है कि जनता पार्टी की आने वाली सरकार मोरारजी देसाई ने अपने 44वां संविधान संशोधन जो करवाए थे 1978 में, उसमें राष्ट्रपति को क्या किए, एक बार पुनर्विचार किए। एक बार याद रखिएगा, एक बार पुनर्विचार की शक्ति दिए, एक बार पुनर्विचार की शक्ति दिए। यानी मंत्रिपरिषद की सलाह को जरूरी नहीं है कि माने, वो मानने के लिए बाध्य नहीं है। एक बार चाहें तो वो सिफारिश को लौटा सकते हैं, लेकिन दोबारा जब उनके पास सिफारिश आएगा तो राष्ट्रपति को मानना बाध्य होगा। ये प्रावधान यहाँ लेकर के आया गया। इतनी सारी बातें तो आपको यहाँ से समझना है। इसके अलावा हम लोगों को इससे और क्या क्या बातें अपने प्रतियोगी परीक्षा से संबंधित समझना। इस मंत्रिपरिषद का गठन आखिर पूछा जाए कौन करता है तो आप क्या कहेंगे? मंत्रिपरिषद के अगर गठन से संबंधित मुद्दों को देखा जाए कि इसका गठन कौन करता है, तो एक लाइन में इसका आपको जवाब याद रख लेना है कि मंत्रिपरिषद का जो गठन होता है वो पीएम की सलाह पर राष्ट्रपति करता है। तो सीधे सीधे आपको रखना है पीएम की सलाह पे कौन करेगा, तो आपको याद रखना पीएम की सलाह पर राष्ट्रपति करता है। ये बात आपको याद रखना। फिर जिस मंत्रिपरिषद का गठन पीएम की सलाह पर राष्ट्रपति करता है, उस मंत्रिपरिषद के गठन में कौन कौन समाहित होते हैं? तो उसमें प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री के साथ अगर देखा जाए तो कैबिनेट स्तर का मंत्री होता है, राज्य मंत्री होते हैं, राज्य स्तर के मंत्री होते हैं। राज्य स्तर के मंत्री में राज्य मंत्री और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार होते हैं, उप मंत्री होते हैं, संसदीय सचिव होते हैं। तमाम लोगों को इसी में शामिल किया जाता है और उन सारे लोगों की नियुक्ति से संबंधित बातों को यहाँ दिखाया जाता है कि क्या क्या उनकी बातें हैं। तो उन सारी मुद्दों पर मैं आपसे बातचीत करने वाला हूँ। अगर बातचीत किया जाए कि जो मंत्रिपरिषद का गठन ये होता है, इसमें मंत्री जो होते हैं उन मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? अगली बात हम लोग ये जान लेते हैं कि मंत्रियों की नियुक्ति कौन कर लेता है। एक बात मैंने ये बताया, दूसरा ये बताने चल रहा हूँ। तो याद रखना हम लोगों को ये कि मंत्री जो होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है, राष्ट्रपति करता है। लेकिन आपको एक बात याद रखना है कि वो पीएम की सलाह पर करता है। पीएम की सलाह पर राष्ट्रपति सभी मंत्रियों की नियुक्ति करता है। इसके अलावा जितने सारे मंत्री होते हैं उन सारे मंत्रियों को शपथ कौन दिलवाता है? तो यहीं याद रखिएगा, शपथ भी कौन दिलवाएगा? वो राष्ट्रपति ही दिलवाएगा, राष्ट्रपति ही दिलवाएगा। और ये भी काम राष्ट्रपति पीएम की सलाह पर करेगा, पीएम की सलाह पर करता है। इसके अलावा अगर कोई मंत्री चाहता है कि हम अपने पद को छोड़ दें, त्यागपत्र देना चाहता है, तो त्यागपत्र भी जो मंत्री देगा वो किसको देगा? तो आपको याद रखना है त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को ही देते हैं, राष्ट्रपति को ही दिया जाता है। अगर मान लीजिए कोई मंत्री अपने कर्तव्य का निर्वहन समुचित रूप से नहीं कर रहा, संवैधानिक गतिविधियों का प्रयोग नहीं कर रहा है, तो उस मंत्री को पद से हटाया भी जाता है। तो पद से हटाने के लिए, पद से हटाने का काम कौन करता है? तो याद रखना आपको वो भी काम राष्ट्रपति ही करता है, राष्ट्रपति ही करता है। लेकिन याद रखना आपको पीएम की सलाह पर करता है, पीएम की सलाह पर करता है। तो यहाँ आपको ये जानना है कि पीएम की सलाह पे राष्ट्रपति सभी मंत्री की नियुक्ति करता है, उनका शपथ दिलवाता है, उनके त्यागपत्र को स्वीकार करता है और पीएम की सलाह पर उनको गद्दी से हटाता है। साथ ही साथ हम लोगों को ये देखना है कि जितने सारे मंत्री होते हैं ये सब राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पद को धारण करते हैं। ये बात भी आपको याद रखना। जितने सारे मंत्री होते हैं, किस विभाग के मंत्री होंगे? रक्षा मंत्री होंगे, बजट मंत्री होंगे, शिक्षा मंत्री होंगे, कपड़ा मंत्री होंगे, ये मंत्री वो मंत्री, जितने सारे मंत्री होते हैं उन मंत्रियों के विभागों का जो आवंटन होता है वो भी प्रधानमंत्री की सलाह पे राष्ट्रपति ही करता है। इस बात को भी आपको नोट करते चलना है और याद रखना। रह गई सवाल मंत्री जो होते हैं उनके वेतन भत्ता दिया जाता है। तो वेतन और भत्ता जो होता है वो कहाँ से दिया जाता है? तो आपको ये याद रखना है वेतन भत्ता ये दिया जाता है संचित निधि से, संचित निधि से दिया जाता है। और वो भी कहाँ की संचित निधि से? तो भारत की संचित निधि से उनकी वेतन भत्ता दिया जाता। वेतन भत्ते का निर्धारण कौन करता है कि मंत्रियों के वेतन भत्ता इतना होंगे? तो इसके लिए आपको ये याद रखना है वेतन भत्ता का जो निर्धारण होता है, वेतन भत्ता का निर्धारण कौन करता है? ये भी सवाल आपसे पूछे जाएंगे एक लाइन में। तो आपको ये याद रखना है कि संसद वेतन भत्ता का निर्धारण करता है।
इसके अलावा देखा जाए कि कोई भी व्यक्ति अगर चाहता है मंत्री बनना, तो उसके लिए ये संविधान में प्रावधान किया गया है कि उसको संसद का सदस्य होना पड़ेगा। अगर मंत्री आप बनना चाहते हैं तो आपको संसद का सदस्य होना पड़ेगा। अगर मान लीजिए आप संसद के सदस्य नहीं हैं तो भी आपको मंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए ये कहा गया है कि आपको 6 महीने के अंदर अंदर संसद की सदस्यता को स्वीकार करना पड़ेगा। अगली बात मैं आपको ये बताता हूँ कि जितने सारे मंत्री हैं, इसमें एक बात मैंने आपको अभी क्या क्या बताया, मैं एक बार बस रिकॉल कर देता। मैंने मंत्रिपरिषद के बारे में बताया क्या है, फिर मैंने गठन बता दिया, नियुक्ति से संबंधित, उसके बाद शपथ त्याग पत्र, पद से कैसे हटेंगे, वेतन भत्ता, ऐसे तमाम सारे मुद्दों पे बातचीत किया मैंने। वेतन भत्ते का निर्धारण कौन करेगा। अब मैं मंत्रिपरिषद से आपको अगली बात ये बताने चल रहा हूँ कि मंत्रियों की संख्या मंत्रिपरिषद में कितनी होंगी, यानी मंत्रिपरिषद जो होगा उसका आकार कैसा होगा। यानी मंत्रिपरिषद का आकार क्या होगा। आकार यानी कि जो मंत्रिपरिषद है वो कितना बड़ा होगा, उसमें कितने लोग शामिल होंगे, ये बात उठता है। तो प्रारंभ में ऐसा कोई कुछ भी हमारे संविधान में निर्धारित नहीं था कि मंत्रिपरिषद में कितने लोग होंगे। लेकिन आगे इससे क्या होता था, बहुत सारे लोग नेता जो होते थे अपने सारे भाई भतीजावाद करने के लिए मंत्री की नियुक्ति करते थे अपने परिजनों लोगों को। इससे देश की जो अर्थव्यवस्था थी, जो बजट था, उस पर भारित होता था। उन लोगों को सैलरी देना, वेतन देना, भत्ता देना, और बहुत ज़्यादा यहाँ पे देखा जाए तो भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल जाता था। यही कारण है कि आगे चल करके 91वां संविधान संशोधन हुआ था 2003 में। आगे चल करके क्या हुआ, 91वां आपको याद रखना संविधान संशोधन किया गया था, और ये संविधान संशोधन 2003 में किया गया। और इस समय ये निर्धारित किया गया कि जो मंत्रिपरिषद है, इस मंत्रिपरिषद में जो मंत्री होंगे उनकी संख्या क्या होंगी, उनकी संख्या तो कहा गया अधिकतम कहा गया 15%, वो भी 15% किसका मैं बता रहा हूँ। और न्यूनतम कहा गया संख्या में 12, याद रखना। यानी कि मंत्रिपरिषद में 91वां संविधान संशोधन से ये तय कर दिया गया कि मंत्रिपरिषद में अब प्रधानमंत्री जिसको चाहेगा उसको मंत्री नहीं बना सकता, जितना चाहेगा उतना मंत्री नहीं बना सकता, जिसको चाहेगा बना सकता लेकिन जितना चाहेगा उतना नहीं बना सकता। उसके लिए निर्धारित कर दिया गया, कहा गया कि संसद के कुल सदस्य संख्या जितने मंत्री बनने के लिए कहा गया कि प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या जो होगी वो लोकसभा सदस्य के 15% से अधिक नहीं होगी और 12 से कम नहीं होगी। अगर मान लीजिए पीएम को लेकर के पीएम प्लस यानी कि प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या, पीएम प्लस मंत्री जो होंगे वो कुल लोकसभा के सदस्य के, यानी कि 500 आज के डेट में 43 है, वर्तमान में कुल में देखा जाए तो 543 ऐसे मान लीजिएगा, 550 के रूप में 52 कर लीजिएगा ऐसे। अब तो 50 हो चुके हैं, तो इसका 15% से अधिक नहीं होगा, 15% से अधिक नहीं होगा, और 12 से संख्या में कम नहीं होगा, इससे अधिक नहीं होगा और इससे कम नहीं होगा। ये बात आपको याद रखना है। तो सीधे सीधे यहाँ से आपको सवाल एक क्या पूछ देता है, एक ये पूछ देता है कि मंत्रियों की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है। तो रखिएगा, प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगा और संख्या में 12 से कम नहीं होगा। ये आपको मंत्रिपरिषद के आकार से बातें याद रखना। इसके अलावा देखा जाए तो सदन में मंत्रियों के अधिकार क्या होते हैं। तो अधिकार से संबंधित जितनी सारी बातें महान्यायवादी पे लागू होती है, अनुच्छेद 88, वो सारी बातें यहाँ भी लागू होती हैं। यानी कि कोई भी मंत्री है किसी भी सदन में जाके बोल सकता है, किसी भी सदन में जाके बैठ सकता है, लेकिन जिस सदन का सदस्य होगा उसी सदन में वो मताधिकार का अधिकार रखेगा, मत देने का अधिकार लेगा। संयुक्त अधिवेशन अगर हो रहा है तो वहाँ भाग लेने का अधिकार, ऐसे तमाम सारे अधिकार हैं। तो यहाँ से हम लोगों को विशेष करके जानने की अभी ज़रूरत नहीं है। फिर अगली बात मैं आपको बताता हूँ मंत्रिपरिषद के प्रकार में। मंत्रिपरिषद का जो है, मंत्रिपरिषद का प्रकार अगर हम लोग देखते हैं कि मंत्रिपरिषद में कई प्रकार के इसको डिवाइड किया गया, कई स्तर से, यानी कि कई स्तर से इसमें मंत्री बैठते हैं। यानी मंत्रिपरिषद में कौन कौन होता है, ऐसे साफ साफ सुनिएगा। तो इसको अगर देखा जाए, अगली बात है हम लोगों का, अगली बात है यहाँ देख लीजिएगा, ये 2 था तो यहाँ 3 कर लीजिएगा, इसको 3 कर लीजिएगा, इसको 4 कर लीजिएगा। तो मंत्रिपरिषद के प्रकार में सबसे ए नंबर में देखा जाए, ए नंबर में तो एक होता है कैबिनेट मंत्री होता है। फिर उसके नीचे कौन होता है, उसके नीचे जो होता है वो राज्य स्तर का मंत्री होता है,
राज्य स्तर का मंत्री होता है। और ये राज्य स्तर का मंत्री दो भागों में बटा होता है। एक होता है राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार होता है, स्वतंत्र प्रभार होता है। और दूसरा जो होता है उसको हम लोग राज्य मंत्री ही कहते हैं, राज्य मंत्री ही कहते हैं। फिर इसके नीचे जो होते हैं वो उपमंत्री होते हैं, उपमंत्री होते हैं। फिर इसके नीचे अगर देखेंगे तो संसदीय सचिव होते हैं, संसदीय जो सचिव होते हैं, जो सेक्रेटरी होते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे, इसके अलावा भी इत्यादि यहाँ कर लीजिए। तो मंत्रिपरिषद का अगर कोई प्रकार पूछे तो कुछ इस तरह से मंत्रिपरिषद का प्रकार दिखाई देता। इसमें सबसे सर्वोच्च शिखर पे कैबिनेट मंत्री होता है। उसके नीचे सहायता सलाह देने के लिए राज्य स्तर के मंत्री होते हैं। राज्य स्तर के मंत्री भी दो भागों में बटे होते हैं। राज्य स्तर के मंत्री स्वतंत्र प्रभार एक होते हैं। ये स्वतंत्र प्रभार जो होते हैं कहीं ना कहीं कैबिनेट के बराबर रहते हैं, बस पावर काम काज कुछ ऐसा ही रहता, पावर में बस अंतर दिखाई देता है। फिर राज्य मंत्री होते हैं, उसके नीचे उप मंत्री होते हैं जो इन दोनों की हेल्प करते हैं। फिर नीचे संसदीय सचिव होते हैं जो हमारे पार्लियामेंट में सेक्रेटरी बैठे होते हैं, लोग जो आईएएस रैंक के अधिकारी सचिव बन के बैठे रहते हैं। फिर इत्यादि करके यहाँ जानिएगा। ये मंत्रिपरिषद के प्रकार को कुछ इस तरह के हम लोगों को जानना है। यहाँ से एक सवाल ये पूछता है कि इसमें सबसे प्रमुख जो होता है वो कौन होता है। तो इसमें सबसे प्रमुख जो होता है वो याद रखना आपको, वो कैबिनेट मंत्री होता है सवाल के रूप में। इतनी सारी बात आपको यहाँ से याद रखना। इसके अलावा इसमें एक चीज़ और आता है मंत्रिपरिषद के साथ साथ मंत्रिमंडल, और वहाँ से बहुत एक प्यारा सवाल पूछता। तो मंत्रिपरिषद तो हमने बता दिया आपको, मंत्रिमंडल क्या होता है उसको मैं आपको बता देता हूँ। तो मंत्रिमंडल को अगला बात हम लोग जान लेते हैं। यहाँ पे ये 4 नंबर पे था, तो हम लोग अगला 5 नंबर का जान लेते हैं। और वो जानेंगे मंत्रिमंडल के बारे में, मंत्रिमंडल के बारे में। तो मंत्रिपरिषद हम लोगों ने देख लिया, अब हम लोग देखेंगे मंत्रिमंडल के बारे में। मंत्रिमंडल में कौन कौन होगा, तो यहाँ दो ही चीज़ हम लोगों को याद रखना। यहाँ पे जो जो चीज़ें हमने देखा है इसमें से यहाँ पीएम भी होगा, यहाँ प्रधानमंत्री भी होगा, यहाँ प्रधानमंत्री भी होता। तो इसमें से बस कैबिनेट मंत्री को आप बाहर निकाल लीजिए। इसमें से कैबिनेट मंत्री को बाहर निकाल लीजिए, कैबिनेट मंत्री को बाहर निकाल लीजिए। और इसके अलावा एक और लिख लीजिएगा, वो है प्रधानमंत्री। तो कैबिनेट स्तर के मंत्री जैसे बड़े बड़े जो मंत्री होते हैं, जैसे रक्षा मंत्री हुआ, विदेश मंत्री हुआ, वित्त मंत्री हुआ, ये सब कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं। और प्रधानमंत्री, इन दोनों लोगों का जो संयुक्त बैठक घर होता है उसको हम लोग कहते हैं, या जो सभा चलती है उसको हम लोग कहते हैं मंत्रिमंडल कहते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली एक बात यहाँ पर यह है कि इस मंत्रिमंडल का उल्लेख संविधान में कहीं था वो नहीं, कहीं इसका उल्लेख नहीं था। इसका उल्लेख पहली बार जो आया है वो 44वां संविधान संशोधन से आया है। और 44वां संविधान संशोधन जो हुआ था वो 1978 में हुआ था। और इसी समय पहली बार कैबिनेट शब्द को जोड़ा गया। कैबिनेट शब्द पहली बार इसी समय जोड़ा गया, कैबिनेट शब्द जोड़ा गया। और इसको भी जोड़ा गया कहाँ पर, अगर भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में देखा जाए तो अनुच्छेद 352 जब हम लोग पढ़ेंगे, अनुच्छेद 352 पढ़ेंगे तो वर्तमान में यहीं पे इसकी स्थिति दिखाई देती है। तो 44वां संविधान संशोधन आपको याद रखना 1978, जहाँ कैबिनेट शब्द को जोड़ा गया है। और अनुच्छेद आपसे याद रखना है, कई बार पूछा जाता है, वो 352 में इसको जोड़ा गया। मंत्रिमंडल से आपको इतनी सारी बातों को याद रखना। और इस मंत्रिमंडल में याद रखना आपको जो मंत्री होते हैं, इसमें प्रधानमंत्री अपने मर्जी से मंत्री की नियुक्ति करवाता है, अपनी मर्जी से, अपने इच्छानुसार वो मंत्री। फिर मंत्रियों का उत्तरदायित्व तो हम लोग यहाँ नहीं देखेंगे। मंत्रिपरिषद जो होती है, बस लास्ट में एक नोट करके आपको ये लिख लेना है कि जो मंत्रिपरिषद होती है, बाकी उत्तरदायित्व में सामूहिक उत्तरदायित्व भी होता है, व्यक्तिगत उत्तरदायित्व भी होता है। तो सामूहिक और व्यक्तिगत उत्तरदायित्व क्या क्या होते हैं, सारी बातें हम अलग से बताएंगे जब डिटेल की क्लास लाएंगे। यहाँ हम नहीं बता रहे हैं। यहाँ बस आपको एक चीज़ जानना है कि मंत्रिपरिषद जो होती है वो सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है। तो सामूहिक रूप से आपको याद रखना है, रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। बस इतने बात आपको याद रखिए अपने आरओ के लिए, और इससे ज़्यादा बहुत सारी चीज़ों पे आपको ध्यान नहीं देना। तो मंत्रिमंडल से मंत्रिपरिषद से संबंधित अगर हम होलसोल बातचीत करें आपसे, तो कुछ इतनी सारी बातों को याद रखना। मंत्रिपरिषद में बहुत सारी बातें आपके आरओ के लिए, बहुत बातें हैं।
मंत्रिपरिषद में आपको इतनी सारी बातों को मैं जल्दी जल्दी रिकॉल करवाता, फिर प्रधानमंत्री बताता। राष्ट्रपति की सहायता सलाह के लिए मंत्रिपरिषद होगा। प्रधान कौन होगा? प्रधानमंत्री। पहले ये व्यवस्था था कौन बड़ा कौन छोटा। 42वां संशोधन से राष्ट्रपति बाध्य हो गया मंत्रिपरिषद को बात को मानने के लिए। 44वां से एक बार उसको अधिकार मिल गया। फिर मैंने गठन से संबंधित इतनी सारी बातें गठन से संबंधित बताया कि राष्ट्रपति करता। नियुक्ति, शपथ, त्याग पत्र से संबंधित ये सारी बातें बताया। फिर मैंने आपको वेतन भत्ता निर्धारण बता दिया। मंत्रिपरिषद के आकार में मैंने बता दिया कि 91वां संविधान संशोधन में बताया गया कि अधिकतम 15, न्यूनतम 12 से कम नहीं। प्रकार में मैंने बता दिया मंत्रिपरिषद में कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप संसदीय सचिव तमाम आते हैं। और मंत्रिमंडल में कौन कौन होता है ये मैंने बता दिया। और मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है। तो ये सारी बातें इतनी सारी आपको मंत्रिपरिषद से संबंधित याद रखना। अब हम आपको लेके चलते हैं प्रधानमंत्री के बारे में। 2 लाइन आपको बता देते हैं प्रधानमंत्री। एक लाइन की ये सारी नोटबुक आप बनाते चलिएगा, आपके प्रतियोगी परीक्षा से ये ताल्लुकात रखेगा। प्रधानमंत्री की अगर हम बातचीत कर रहे हैं तो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 75, जैसे 74 हम लोगों ने मंत्रिपरिषद के लिए पढ़ा है, ऐसे संविधान के अनुच्छेद 75 हम लोगों को प्रधानमंत्री से संबंधित पढ़ना पड़ेगा। तो संविधान का अनुच्छेद 75 जो है, इसको अनुच्छेद कर लीजिए। इसको हम लोग ये कर सकते हैं, अनुच्छेद 75 कर लेते हैं। इसी में अनुच्छेद 75 में ये कहा गया है कि अनुच्छेद 75 के तहत प्रधानमंत्री जो होगा उसकी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। तो 75 के तहत नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति तो वो करता है राष्ट्रपति, यानी कि पीएम की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। इसे लिख लीजिए, पीएम की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, राष्ट्रपति करेगा। अब सवाल ये बनेगा कि राष्ट्रपति क्या किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री बना सकता है? तो जवाब होगा नहीं। प्रधानमंत्री उसी व्यक्ति को बनाया जाता है जो बहुमत दल का नेता होता है। प्रधानमंत्री संसद में यानी लोकसभा में कह सकते हैं प्रधानमंत्री पद पे उसी को नियुक्त किया जाएगा जो बहुमत अपना साबित किया होगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री के कहने पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता, मैंने अभी मंत्रिपरिषद में आपको बताया। पीएम की अगर कोई आपसे योग्यता पूछे कि भैया प्रधानमंत्री बनने के लिए योग्यता क्या चाहिए, कौन सी ऐसी योग्यता होगी कि आप प्रधानमंत्री बन सकते हो, तो सिंपल सी बात है भाई, जो संसद के सदस्यों की होती है। संसद के सदस्य क्या होगा? भारत का नागरिक हो, 25 साल की उम्र पूरा, यानी एक संसद का सदस्य हो। और इसके अलावा दूसरी बात आपको ये याद रखना है कि वो लोकसभा में बहुमत साबित किया हो। अगर लोकसभा में बहुमत साबित करने वाला कोई भी दल है तो उस दल के द्वारा चयनित किए गए किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति आराम से प्रधानमंत्री बना देगा। राष्ट्रपति इस स्थिति में स्वेच्छा से किसी को प्रधानमंत्री नहीं बनाता है। और दूसरी बात आपको याद रखना है कि संविधान में कहीं भी स्पष्ट रूप से ये उल्लेख नहीं है, संविधान में स्पष्ट उल्लेख इसका नहीं है, स्पष्ट उल्लेख नहीं है, ये बात आपको याद रखना है। यानी कि जो स्पष्ट उल्लेख नहीं है, बस ये लिखा गया है केवल बहुमत दल का नेता हो, केवल बहुमत दल का नेता हो, ऐसा कुछ बात कहा गया है। और कोई बहुत ज़्यादा बात इसके बारे में आपको नहीं जानना है। सवाल ये उठता है कि प्रधानमंत्री अगर कोई व्यक्ति बनता है तो उस प्रधानमंत्री का अधिकार क्या होता है, उसके कार्य क्या होते हैं, उसके कर्तव्य क्या होते हैं, उसके दायित्व क्या होते हैं। तो एक लाइन हम लोग वो भी जान लेते हैं और इस टॉपिक को यहीं विराम देते हैं, इसके अधिकार, कार्य और कर्तव्य से संबंधित मुद्दों पे। तो उससे किस संबंध में हम लोगों को ये जानना है, अधिकार, कार्य, कर्तव्य के संबंध में 74 मैंने अभी पढ़ाया है, अनुच्छेद 74 और अनुच्छेद 75। तो 74 का पार्ट 1 मंत्रिपरिषद की सलाह से ही राष्ट्रपति कामकाज करेंगे। एक तो पीएम का अधिकार यही हो गया कि मंत्रिपरिषद में का जो प्रधान व्यक्ति होता है वो कौन होगा? प्रधानमंत्री। एक अधिकार तो यही हो गया। और फिर अनुच्छेद 75 एक को अगर हम लोग देखेंगे तो इसमें सीधे सीधे ये कहा गया कि अन्य मंत्रियों की अगर नियुक्ति उक्ति करता है तो राष्ट्रपति किसके पूछ के करेगा? प्रधानमंत्री से पूछ के करेगा। तो ये प्रधानमंत्री का अधिकार ही एक तरह से दिखाई दे रहा। इसके अलावा राष्ट्रपति की शक्ति, विधायी शक्ति पढ़ा रहा था तो मैंने आपको अनुच्छेद 78 को पढ़ाया था और अनुच्छेद 78 को पढ़ाया था। ये भी इसके अधिकार और कर्तव्य में ही समाहित होते हैं। ये जो है ये इसका अधिकार, ये जो है इसका कह सकते हैं कर्तव्य है। कैसे है? मैंने आपको 78 को पढ़ाते समय ये बताया था प्रधानमंत्री का कर्तव्य बनता है कि वो अपनी सारी कार्यविधियों का समय समय पे सूचना राष्ट्रपति को दे।
और 78 ख में मैंने ये बताया था कि अगर प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सूचना नहीं देता है तो राष्ट्रपति उससे उसकी कार्यविधियों की सूचना मांग सकता है। तो 78 क ख मैंने राष्ट्रपति पढ़ाते समय बताया था। यहाँ अधिकार और कार्य में आपको ये भी बात याद रखना। इसके अलावा हम लोगों को ये देखना है कि जो प्रधानमंत्री होता है वो नीति आयोग जो बना है, नीति आयोग जो है उस नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। तो इस नीति आयोग का क्या है, इस नीति आयोग का पदेन सभापति होता है। पदेन सभापति कौन होता है? पदेन सभापति तो आपको कहना वो पीएम होता है। ये जो नीति आयोग है, आपको एक बात यहीं पे और ध्यान दे देना है, ये नीति आयोग जो है ये 1 जनवरी 2015 को अस्तित्व में आया है, 1 जनवरी 2015 को। इससे पहले ये नीति आयोग जो था वो योजना आयोग के नाम से जाना जाता था, योजना आयोग के नाम से जाना जाता था। हमारे देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी जो हैं वो योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग लाए। नीति आयोग का फुल फॉर्म भी पूछा जा चुका है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। तो इसका पदेन सभापति जो होता है वो पीएम ही होता है। पदेन सभापति का तात्पर्य ये हुआ कि बनता है वो पीएम, लेकिन ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, वो ऑटोमेटिक हो जाता है नीति आयोग का पदेन सभापति हो जाता। इसके अलावा दूसरी बात हम लोगों को ये जानना है कि जो राष्ट्रीय सुरक्षा समिति होती है उसका अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। जो पीएमओ कार्यालय होता है, प्राइम मिनिस्टर जो ऑफिस होता है, उसका राजनीतिक अगर प्रमुख देखा जाए कौन होता है? तो पीएम होता है। लेकिन उसी पीएमओ का अगर प्रशासनिक प्रमुख कोई पूछेगा कौन होता है, तब कहिएगा मुख्य सचिव होता है। जो मुख्य सचिव होता है वो होता है। तो ये बात आपको याद रखना है। तो ये सारे फिर परमाणु ऊर्जा विभाग जो होता है वो पीएमओ के ही अधीन में कामकाज करता है, ये भी बात आपको याद रखना। परमाणु ऊर्जा विभाग पीएमओ के अधीन कामकाज करता है, ये भी सवाल पूछा जा चुका है। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान जो परिषद है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक रिसर्च जो है उसका भी जो प्रधान व्यक्ति होता है वो भी प्रधानमंत्री होता है। इस बात को भी आपको याद रखना। फिर एक चीज़ आपको ये याद रखना कि जो सिविल सेवा बोर्ड होता है उसका जो प्रमुख होता है वो कैबिनेट सचिव होता है। ये सारी बातें आपके परीक्षा में पूछी जा चुकी हैं। तो प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री से संबंधित आपको इतनी सारी बातें याद रखना है। बाकी हम लोग जब फिर अपनी क्लास डिटेल के लिए कहेंगे, ये सारी बातें आपको पढ़ना है, तो वहाँ मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। अब मैं इसी में आपको अगली टॉप बात जो बताने चल रहा हूँ वो बताने चल रहा हूँ महान न्यायवादी से संबंधित। महान न्यायवादी जिसको हम लोग कहते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत का महान न्यायवादी। तो दो लफ्ज़ इसके बारे में भी हम लोग जानते चलेंगे क्या होता है महान न्यायवादी, तो समझते चलिएगा। ब्रिटेन के संविधान से प्रभावित होकर के हम लोगों ने भारत में महान न्यायवादी पद को लेकर के आया। ये महान न्यायवादी जो है ये कानून का सबसे बड़ा ज्ञाता भारत सरकार के नज़रों में माना जाता है। भारत सरकार का कह सकते हैं सबसे बड़ा विधिक या कानूनी अधिकारी होता है। ये भारत सरकार का कह सकते हैं सबसे बड़ा वकील होता है। भारत सरकार के खिलाफ जो भी केस जाते हैं उसको सुनवाई करने का इसके पास अधिकार होता है। तो ये महान न्यायवादी से संबंधित सारी बातें हैं। अब सवाल ये बनता है कि भारत का एक महान न्यायवादी होगा, ये प्रावधान कहाँ लिखा है? तो ये भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 76 है, इस अनुच्छेद 76 में लिखा गया है कि भारत का एक महान न्यायवादी होगा, भारत का एक महान न्यायवादी होगा, महान न्यायवादी होगा। ये बात आपको जानना है। बाकी ये क्या क्या करता है इसके काम के हिसाब से और क्या क्या जानते हैं, तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि भारत सरकार का, ये भारत सरकार का क्या होता है? भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। प्रथम विधि या कह सकते हैं कानूनी अधिकारी होता है। यानी ये सबसे बड़ा कह सकते हैं भारत सरकार का वकील होता है। ये बात आपको याद रखना। सवाल ये बनता है कि इसका उल्लेख कहाँ है, तो मैंने कह दिया आपको अनुच्छेद 76 में है। फिर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इस महान न्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है। इसकी नियुक्ति पे अगर हम बातचीत करें तो इसकी नियुक्ति जो होती है वो याद रखिएगा राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। कोई भी काम राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से पूछे बगैर तो काम काज कर नहीं सकता है, तो राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करता है। फिर महान न्यायवादी के बारे में हम ये जानेंगे, ये सवाल अक्सर पूछा जा चुका है बहुतों बार कि इसकी पदावधि कितनी होती है। खुलेआम शब्दों में जानिएगा कि इसकी पदावधि के बारे में संविधान में लिखिएगा। संविधान में कहीं उल्लेख नहीं है, कहीं उल्लेख नहीं है।
यानी कि महान न्यायवादी कै साल के लिए चुना जाएगा, बनेगा, तो संविधान में कहीं उल्लेख नहीं है। संविधान में केवल इतना उल्लेख है कि राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पद धारण करेगा, पद धारण करेगा, ये बात आपको केवल याद रखना है, पद धारण करेगा। फिर पदावधि के बाद हम महान न्यायवादी की अगर अगली मुद्दे पे बातचीत करें तो मैंने आपको बता दिया नियुक्ति कैसे होगा, तो राष्ट्रपति करेगा, पदावधि कितना होगा। अब इसका जो वेतन भत्ता में काम करेगा तो इसको पैसा तो दिया ही जाएगा, वेतन भत्ता तो दिया जाएगा। तो वेतन भत्ता के संबंध में अगर देखा जाए तो वेतन भत्ता जो इसका होता है वो मिलता है भारत की संचित निधि से, भारत की संचित निधि से। ये संचित निधि जो है इसके बारे में भी कई बार सवाल पूछा गया कि संविधान के किस अनुच्छेद में संचित निधि के बारे में लिखा गया है, तो आप कहिएगा अनुच्छेद 266 के। संचित निधि से महान न्यायवादी को वेतन भत्ता मिलेगा, कितना मिलेगा, तो संविधान में ये नहीं लिखा है कि 2 रुपया मिलेगा, 50 रुपया मिलेगा, बस ये लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनके समान वेतन भत्ता दिया जाएगा। फिर सवाल ये बनता है कि वेतन भत्ता का निर्धारण करेगा कौन, कितना पैसा दिया जाएगा उनको, तो ये पीसीएस का ऑलरेडी पूछा गया सवाल है। तो वेतन भत्ता कैसे मिलेगा, तो आपको याद रखना सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान, न्यायाधीश के समान, ये तो याद रखिएगा, न्यायाधीश के समान। लेकिन पीसीएस ने सवाल ये पूछ दिया था कि इसका निर्धारण कौन करता है, तो इसके वेतन भत्ता, ज़्यादातर सभी लोगों के वेतन भत्ता का निर्धारण संसद करता है, लेकिन महान न्यायवादी इसलिए पूछ दिया था क्योंकि इसके वेतन भत्ते का निर्धारण संसद नहीं करता है। कौन करता है, तो आपको याद रखना है वो राष्ट्रपति करता है, वो राष्ट्रपति करता है। इसके अलावा महान न्यायवादी से संबंधित हम लोगों को ये जानना है कि भारत सरकार का सबसे बड़ा वकील जो बन रहा है, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति कर रहा है, जो राष्ट्रपति की इच्छा पे काम करेगा, सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर उसको दिया जा रहा है पैसा, राष्ट्रपति निर्धारित कर रहा है, आखिर उस व्यक्ति के अंदर क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, उसकी योग्यताएं क्या होनी चाहिए। तो अगर हम बात करें उसकी योग्यताओं पे, तो केवल और केवल संविधान ये लिखा है उसकी योग्यता से संबंधित। अगली बात हम लोगों को ये जानना है उसकी योग्यता क्या होगी, तो उसकी योग्यता में केवल लिखा गया कि जो सुप्रीम कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान उसकी योग्यता होगी, न्यायाधीश के समान। अब जब हम सुप्रीम कोर्ट पढ़ाएंगे तो वहाँ बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की योग्यता क्या होती है, वही योग्यता यहाँ पर होगा। इतनी सारी बातों को तो आपको यहाँ से जानना है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो ये महान न्यायवादी की जो नियुक्ति होती है इसका कार्य क्या होता है ये हम लोग जान लेते हैं, और इसके पास शक्तियाँ कौन कौन सी दी गई हैं। तो 2 लाइन बस इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे इसके कार्य और शक्तियों से संबंधित। कार्य और शक्तियों में सबसे पहली बात तो हम लोगों को ये देखना है कि भारत सरकार का प्रथम विधिक अधिकारी होता है, प्रथम विधिक अधिकारी होता है, जो मैंने शुरुआत में ही आपको बताने की कोशिश किया। प्रथम विधिक अधिकारी होता है किसका, भारत सरकार का। दूसरी बात हम लोगों को ये देखना है कि विधिक अधिकारी की हैसियत से बहुत सारा कामकाज करता है। जितनी सारी भारत सरकार के खिलाफ केस जाते हैं, जैसे हम लोग पढ़ते हैं मुंबई यूनियन बनाम भारत संघ मामला, हम लोग पढ़ते हैं बेरुबाड़ी यूनियन बनाम भारत संघ मामला, ऐसे हम लोग भारत संघ मामला से संबंधित जितने सारे केस पढ़ते हैं वो सारे केसेज जो होती हैं उसमें अगर मान लीजिए पर्यावरण का क्षय हो रहा है, कोई व्यक्ति चला गया सुप्रीम कोर्ट में, सरकार के खिलाफ पिटीशन डाल दिया कि सरकार इस पर एक्शन नहीं ले रही है, तो सरकार के तरफ से जो वकील बन के जाता है, जैसे 2 लोग मान लीजिए गांव में झगड़ा किए तो दोनों अपना अपना वकील तैनात करते हैं। ऐसे भारत सरकार से अगर कोई व्यक्ति झगड़ा कर लिया, झगड़ा करने का यहाँ तात्पर्य है कि कोई विवाद हो गया, भारत सरकार से कोई मांग लेने के लिए चला गया कि पर्यावरण हुआ प्रदूषित हो रहा है, नदी का जल प्रदूषित हो रहा है, लोग भूखमरी से मर रहे हैं, गरीबी बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी का दम घुट रहा है, अगर इस तरह की बात को लेकर सरकार से लड़ने कोई चला गया तो सरकार अपने पक्ष में सफाई देने के लिए जो वकील रखती है वो वकील यही महान न्यायवादी होता है। ये बात आपको याद रखना। बाकी मैं अपनी जब डिटेल की क्लास लेकर आऊँगा तो वहाँ सारी बातों को पैनली करके बताऊँगा, यहाँ पढ़ने को उसकी कोई मतलब नहीं है, इतनी सारी बातों को जानिए। साथ ही साथ एक चीज़ और यहाँ जान लीजिएगा कि जो महान न्यायवादी होता है वो अपना त्यागपत्र किसको देता है, त्यागपत्र, तो त्यागपत्र भी ये अपना राष्ट्रपति को ही देता है। इतनी सारी बातों को आप महान न्यायवादी से संबंधित याद रखिए। फिर महान न्यायवादी से संबंधित एक अनुच्छेद और याद रखना जो मंत्रिपरिषद में भी काम करता है, अनुच्छेद 88 जो मंत्रियों के लिए लागू होता है।
मंत्रिपरिषद अनुच्छेद 88 ये कहता है कि महान न्यायवादी संसद के किसी सदन में जाके बैठ सकता है, किसी सदन में जाके बोल सकता है, किसी सदन में अपनी विचार दे सकता है। लेकिन संसद के सदनों में अगर किसी बिल, विधेयक या किसी मुद्दे को लेकर के अगर मतभेद हो जाता है तो महान न्यायवादी को उसमें वोट डालने का अधिकार नहीं होगा, इसलिए क्योंकि महान न्यायवादी सदन का सदस्य नहीं होता है। इसके अलावा आपको ये भी जानना है कि अगर संसद के द्वारा किसी समिति का गठन किया जा रहा है, और समिति जैसे प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति, तमाम सारी समितियां बनती है, तो उन समितियों के द्वारा अगर महान न्यायवादी को सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है तो महान न्यायवादी जाकर के उस समिति का सदस्य बन सकता है। इतनी सारी बात आप महान न्यायवादी से याद रखिएगा। तो महान न्यायवादी से संबंधित ये सारी बातें आपको याद रखना है। अब हम लोग देखने चल रहे हैं इसमें अगला जो हमारा मुद्दा है और लास्ट इसमें इसका जो मुद्दा हम लोग आज कार्यपालिका का देखेंगे, वो देखेंगे भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जिसको हम लोग कैग कहते हैं, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कहते हैं, कैग कहते हैं। तो कैग के बारे में हम लोग देख लेते हैं। कैग के बारे में हम लोगों को क्या क्या चीज़ें देखना है। तो कैग की कहाँ से संकल्पना आई, ये सब चीज़ें, पृष्ठभूमि क्या है, कुछ नहीं देखना, सीधे हम लोग देखते हैं इसकी नियुक्ति कौन करता है। हम लोग अपने आरओ के हिसाब से चलेंगे तो सीधे हम लोग देख लेते हैं कि इसकी नियुक्ति कौन करता है। तो आपको एक सवाल का जवाब बस याद रखना है कि कैग की जो नियुक्ति है वो करता है भारत का राष्ट्रपति। सवाल ये बनता है कि कैग जब नियुक्त कर दिया जाता है तो ये शपथ किसके समक्ष लेता है। तो याद रखिएगा, कैग जो शपथ धारण करता है वो राष्ट्रपति के समक्ष शपथ धारण करता है, राष्ट्रपति के समक्ष। इसमें एक चीज़ और आपको याद रखना है कि संविधान के जब हम अनुसूची 3 पढ़ाए थे तो मैंने बताए थे कैग का शपथ यहीं से है। तो याद रखिएगा, अनुसूची 3 के तहत कैग अपना शपथ राष्ट्रपति के समक्ष लेता है, ये बात आपको याद रखना। शपथ का प्रावधान क्या होगा, तो सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उन्हीं के समक्ष समान त्यागपत्र इसका होता है, वो शपथ का प्रावधान होता है। तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान शपथ का प्रावधान होता है, राष्ट्रपति के समक्ष शपथ लेगा, अनुसूची 3 के तहत लेगा, राष्ट्रपति इसको नियुक्त करेगा। अब जवाब ये आता है कि इसका कार्यकाल, इसकी पदावधि कितनी होती है, कार्यकाल कितना होता है। तो कोई भी व्यक्ति को अगर कैग बना दिया जाता है तो उसको ये कहा गया कि जिस दिन वो गद्दी पे बैठेगा उस दिन से लेकर के 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु और ब्रैकेट में लिख लीजिएगा जो भी पहले पूरा हो। इसका मतलब ये हुआ कि बनेगा वो 6 साल के लिए, लेकिन 6 साल की उम्र पूरा करने से पहले अगर 65 साल का हो जाता है तो भी उसको हटा दिया जाएगा, भले उसका 6 साल पूरा हो ना हो। इसको अगर ऐसे समझे, मान लीजिए किसी व्यक्ति को 62 साल में कैग बनाए तो 62 में 6 वो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 68 साल हो जाएगा। लेकिन अधिक से अधिक वो कितने साल रह सकता है, तो हमने बताया 6 साल तो रहेगा, लेकिन 65 साल से ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। तो अगर 62 साल की उम्र में उसको बनाया गया है तो जाहिर सी बात है उसकी गद्दी 6 साल की भले है, लेकिन रहेगा कितने दिन, 3 ही साल के बाद उसको रिटायर कर दिया जाएगा। इसका मतलब ये होता है 6 साल के लिए भले बनाया जाएगा, लेकिन 6 साल के लिए वो तभी तक रह सकता है, तभी गद्दी पर 6 साल रह सकता है जब उसका 6 साल की कार्यकाल पूरा होने में 65 वर्ष की अपनी आयु पूरा न किया हो। अगर 65 वर्ष पूरा कर लेता है, भले 6 साल हो ना हो, उसको गद्दी से क्या किया जाएगा, हटा दिया जाएगा। ये बात आपको यहाँ याद रखना है। फिर हम लोग ये देखेंगे पदावधि इसका है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक ये गद्दी पे रहेगा। अगर मान लीजिए गद्दी पे बैठता है, 6 साल से पहले चाहता है कि हम गद्दी पे नहीं रहना चाहते हैं, तो संविधान में ये भी बात है कि अपना त्यागपत्र दे करके ये पदमुक्त हो सकता है। तो त्यागपत्र किसको देगा, तो याद रखिएगा वो राष्ट्रपति को दे देगा, और राष्ट्रपति को त्यागपत्र दे के पद से क्या हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा। साथ ही साथ यहाँ हम लोगों को ये भी देखना है, यहाँ पे हम लोगों को ये भी देखना है कि जो कैग होता है वो 6 से 65 वर्ष की आयु को पूरा करने तक कहा गया है, लेकिन उससे पहले अगर चाहता है तो राष्ट्रपति को त्यागपत्र दे के गद्दी छोड़ सकता है। लेकिन मान लीजिए राष्ट्रपति को त्यागपत्र नहीं दे रहा है और 6 वर्ष या 65 वर्ष दोनों में कोई पूरा भी नहीं हुआ है और वो संवैधानिक रूप से कामकाज भी नहीं कर रहा है, दादागिरी ज़्यादा कर रहा है,
ऐसी स्थिति में उसको गद्दी से ज़बरदस्ती भी पद से हटाया जा सकता है। तो पद से हटाया कैसे जाता है, अगली बात हम लोग ये जानेंगे कि पद से हटाया कैसे जाता है। हटाया जाना, तो हटाया कैसे जाता है, इसके लिए प्रोसेस चलती है। कहेगा कोई आम आदमी नहीं होता है, एक IAS रैंक का अधिकारी ही समझिए होता, तो कोई आम आदमी नहीं, ऐसे उसको जनार्दन जब मर्जी आए तब राष्ट्रपति हटा दे। राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पद धारण नहीं करता। इसको हटाने के लिए एक तरह से हम कह सकते हैं कि महाभियोग जैसी प्रक्रिया लानी पड़ती है। वैसे महाभियोग शब्द तो केवल राष्ट्रपति के लिए प्रयोग में आती है, लेकिन यहाँ महाभियोग जैसी ही प्रक्रिया लाया जाता है जैसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता है, उसी तरह से उसी प्रक्रिया के माध्यम से कैग को भी गद्दी से हटाए जाने का प्रावधान किया गया। तो इसके बारे में हम लोगों को ये देखना है कि कैग को गद्दी से हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया का पालन करना पड़ेगा। तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया का पालन होता है। अब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया का पालन होता है, तो सवाल एक और बनेगा कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को कैसे हटाया जाएगा। तो मैं सुप्रीम कोर्ट पढ़ाते समय बताऊंगा, लेकिन यहाँ बस ऐसे बता देता, अगर सुप्रीम कोर्ट का जज साबित कदाचार और अक्षमता दो आधार आ जाते हैं। साबित कदाचार का मतलब ये हुआ दुर्व्यवहार, अक्षमता का मतलब ये हुआ कि वो काम करने में सक्षम नहीं है। अगर न्यायाधीश के अंदर ये दो गड़बड़ी देखी जाती है तो संसद क्या करती है, दोनों सदनों से विशेष बहुमत पारित करती है। और विशेष बहुमत में स्पेशल होता क्या है, विशेष बहुमत में देखा जाए तो वो अपना 2/3 बहुमत को पारित करती है, और इस 2/3 बहुमत से संसद द्वारा पारित जो प्रस्ताव होता है उस माध्यम से न्यायाधीश को हटाया जाता है। तो यही प्रक्रिया लागू करके कैग को भी गद्दी से हटाया जा सकता है, ये बात आपको याद रखना है। फिर कैग जब अपने गद्दी पे बैठेगा तो जाहिर सी बात है, जब सबका वेतन भत्ता मिल रहा है तो इसको भी कुछ न कुछ वेतन दिया जाएगा और कुछ भत्ता दिया जाएगा। तो सवाल ये बनता है कि कैग का वेतन भत्ता क्या होगा। तो अगर इसके वेतन भत्ता से संबंधित मुद्दों पे बातचीत किया जाए, अगर इसके वेतन भत्ता यहाँ लिख लीजिएगा, वेतन भत्ता, अगला बात वेतन भत्ता। तो वेतन भत्ता जो कैग का होता है, इसमें हम लोगों को ये जानना है कि सर्वोच्च न्यायालय जो होता है उस सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान वेतन भत्ता दिया जाता है। भारत की संचित निधि से दिया जाता है। अनुच्छेद 266 जिसमें संचित निधि का निर्धारण है, संचित निधि का प्रावधान है। और वेतन भत्ते का निर्धारण जो करती है वो संसद करती है, और कार्यकाल पे जब तक रहेगा तब तक वेतन भत्ते में किसी भी तरह की कटौती नहीं की जाएगी। ये सारी बातें आपको याद रखना। वेतन भत्ता में क्या जानेंगे, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान इसको वेतन भत्ता मिलेगा, न्यायाधीश के समान। ठीक, दूसरी बात ये आपको जानना है कि वेतन भत्ते का निर्धारण कौन करेगा। तो आपको ये जानना, वेतन भत्ते का निर्धारण संसद करती है। कहाँ से दिया जाएगा, तो आपको ये जानना है संचित निधि से दिया जाएगा। संचित निधि जिसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 266 में किया गया। इस तरह से कैग के वेतन भत्ते की बातें की गई हैं। फिर वेतन भत्ते के साथ साथ कैग अपने गद्दे पे जब काम करता है, जब सेवा देता है, तो सेवा के दौरान कुछ शर्तें निर्धारित की गई हैं। और सेवा के दौरान जो शर्तें निर्धारित की गई हैं वो क्या हैं। सेवा शर्तों में यह है कि कैग जब तक अपने गद्दी पे रहता है, सेवा समाप्त होने के बाद भारत सरकार या राज्य सरकार या किसी भी सरकार के अधीन किसी भी तरह की लाभ के पद को धारण नहीं करेगा। ये बात आपको याद रखना। भारत या राज्य सरकार के अधीन किसी भी तरह के राज्य का लाभ का पद धारण नहीं करेगा। साथ ही साथ नियंत्रण का कार्य अगर देखा जाए तो ये प्रत्यक्ष रूप से नहीं करता है कैग, बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से करता है, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण का काम संसद करती है। ये बात कैसे साबित होगा, जब मैं डिटेल वाली क्लास लेकर आऊँगा तो वहाँ दिखाऊंगा आपको तोड़ करके। कैग के पद में बाद में बंटवारा हो जाता है, नियंत्रक का काम और लेखा परीक्षक अलग अलग कर दिया जाता है। इस समय कैग का काम जो है वो केवल और केवल भारत सरकार के द्वारा जितने सरकारी खजाने होते हैं, जितने कंपनी होते हैं, जितनी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, उन सारी चीज़ों का जांच करता है। जितने राजनेता होते हैं, बड़े बड़े घोटालों को उजागर करने का काम करता है। तो ये गलती हो जाने के बाद, यानी पैसा को खपत हो जाने के बाद ये उजागर करने का काम करता है, ताकि भविष्य में इस तरह की गलती ना हो।
इसलिए कहा जाता है कि पैसे पे नियंत्रण करने का तो काम कर रहा, लेकिन डायरेक्ट नियंत्रण नहीं कर रहा, क्योंकि पैसा जब खर्च हो जाता है उसके बाद ये जांच करके बताता है और भविष्य लक्ष्य बात को बताता है कि ऐसी गलती अब ना किया जाए ताकि भविष्य में हम लोग समस्याओं से बच सकें। तो ये खर्च को रोकने में मदद नहीं करता, बल्कि खर्च हो जाता है तो भविष्य में ऐसी खर्च ना हो इसके लिए कामकाज करता है। इसलिए कहा जाता है कि कैग जो होता है कैग जो होता है ये प्रत्यक्ष नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण का कार्य करता है। अगर कैग की कार्य और शक्ति के बारे में बातचीत किया जाए तो कार्य और शक्ति में हम लोगों को क्या क्या याद रखना है, उन सारी बातों को आप यहीं समझते चलिएगा। कार्य और शक्ति में सबसे पहला बात जो है वो ये है कि जो संचित निधि है, जो संचित निधि, इस संचित निधि जिसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 266 में है, संचित निधि से कितना पैसा आया कितना पैसा गया इसका सारा जांच पड़ताल करता है, ब्यौरा बनाता है और प्रतिवेदन तैयार करके पास में अपने रख लेगा। इसके अलावा जो भारत सरकार की आकस्मिक निधि होती है, आकस्मिक निधि, ये सब अलग अलग टॉपिक है। संचित निधि क्या होता है, आकस्मिक निधि क्या होता है, बस आपको ऐसे समझना और अनुच्छेद याद रखना अपने आरोप के लिए। ये सब अलग अलग मुद्दे हैं, ये अलग अलग जगहों पे इसका डिस्कशन किया जाता है। हम किसी चीज़ पे डिस्कशन नहीं कर रहे। जो आकस्मिक निधि है, जो आकस्मिक निधि जिसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 267 में किया गया, इससे कितना पैसा निकालना है, कितना पैसा आना है, कैसे क्या है प्रावधान, सारी चीज़ों का लेखा जोखा करने का काम कौन करता है, कैग करता है। इसके अलावा देखा जाए तो भारत सरकार या राज्य सरकार के जितने खाते होते हैं सभी खातों की जांच करता है। जितना खाता होंगे उन सारी खाताओं की जांच करता है, लेन देन ट्रांजैक्शन कितना हुआ है, उन सारी बातों को। इसके अलावा भारत सरकार और राज्य सरकार के कितनी प्राप्त हुए और कितने व्यय हुए, यानी कि प्राप्तियां, यानी प्राप्त कितना सरकार कर रहा है और सरकार कितना व्यय कर रहा है, इन सारी चीज़ों का जांच पड़ताल कैग ही करता है। इसके अलावा देखा जाए तो कैग अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हैं तो जितनी सारी सरकारी कंपनियां होती हैं उन सारी सरकारी कंपनियों की जांच पड़ताल करने का काम कौन करता है, तो आपको कहना है कैग करता है। इसके अलावा देखा जाए तो भारत सरकार अगर केंद्र और राज्य सरकार के बीच अनुदान प्राप्त करने के वाले सभी लेन देन जितने होते हैं उन सारे लेन देन का ये जांच पड़ताल करता है। और ये सारी कामकाज करने के बाद, जितनी सारी ये कामकाज बताए, सब कामकाज करने के बाद ये क्या करता है, अपना प्रतिवेदन तैयार करता है। यानी सभी जांच के बाद क्या करता है, जांच के बाद अपना प्रतिवेदन तैयार करता है, अपना प्रतिवेदन पत्र तैयार करता है। और इस प्रतिवेदन पत्र को तैयार करके क्या करता है, 3 तरह के प्रतिवेदन पत्र तैयार करता है। एक विनियोग लेखाओं का प्रतिवेदन पत्र तैयार करता है, दूसरा वित्त लेखाओं का प्रतिवेदन तैयार करता है और तीसरा जो है वो सरकारी उपक्रमों का प्रतिवेदन तैयार करता है। और ये सारे प्रतिवेदन को तैयार करके लेखा जोखा को अपने पास रख करके ये क्या करेगा, भारत सरकार के और राज्य सरकार के समक्ष रखने का काम करता है। यानी कि कैग देखा जाए तो जांच प्रतिवेदन को जब कर लेगा तो ये अपना प्रतिवेदन क्या करेगा, केंद्र और राज्य दोनों स्तर पे फेंक देगा। केंद्र स्तर पे भी डाल देगा, केंद्र स्तर पर, और दूसरा देखा जाए तो राज्य स्तर पर भी डाल देगा, राज्य स्तर पर। केंद्र स्तर पे डालेगा तो कैग किसको देगा, ये कैग अपना प्रतिवेदन फेंक रहा है केंद्र में, राज्य में, तो यहाँ राष्ट्रपति को दे देगा, राष्ट्रपति को। और राज्य स्तर में जब फेंकेगा तो राज्यपाल को दे देगा, राज्यपाल को। राष्ट्रपति क्या करेंगे, जब संसद की बैठक चलेगी, संसद के दोनों सदन, संसद का जो पटल होता है यानी कि लोकसभा और राज्यसभा, इस राज्यसभा में क्या करेंगे, यानी कि राष्ट्रपति को ऐसे कह सकते हैं, राष्ट्रपति किसको देगा, संसद के पटल पे, सीधे लिख लीजिए, संसद के पटल पे रखवाता है, पटल पर रखवाता है। ये बात जो है ये संविधान का अनुच्छेद 151 कहता है संसद के पटल पे रखवाने का। और ये जो है ये राज्य विधानमंडल के पटल पे रखवाता है, राज्य विधानमंडल के पटल पर रखवाता है। और ये भी बात किसमें कहा गया है, रखवाता है, ये भी 151 में ही किया गया है। क्योंकि जो कैग हम लोग पढ़ रहे हैं इस कैग का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 से लेकर 151 में है, तभी हम इस अनुच्छेद को भी आपको बता रहे हैं। अभी इस अनुच्छेद को भी मैं बताने की कोशिश करूंगा।
जब संसद के पटल पे रखवाता है तो संसद के पटल पे संसद उसकी जांच करती है। यानी कि इसको एक बार और समझ लीजिएगा, सभी जांच, जितना सारा ये जांच पड़ताल कर रहा है, जितनी सारी ये जांच पड़ताल कर रहा है, ये सारी जांच पड़ताल को ये कर रहा है, सारी जांच पड़ताल के लिए 3 प्रतिवेदन तैयार करता है। और तीनों प्रतिवेदन को क्या करेगा, तैयार करके एक केंद्र सरकार के समक्ष दे देगा और एक राज्य सरकार को दे देगा। केंद्र सरकार में जब देगा तो ये केंद्र सरकार में राष्ट्रपति को देता है, राज्य सरकार को जब देगा तो राज्यपाल को देता है, और राष्ट्रपति के माध्यम से क्या करेगा, संसद के पटल पर रखवाएगा, राज्यपाल के माध्यम से राज्य विधानमंडल के पटल पर रखवाएगा। और ये अधिकार संविधान के अनुच्छेद 151 में लिखा गया। अब जब यहाँ रख दिया जाएगा तो ये जांच पड़ताल करते हैं, और जांच पड़ताल के बाद भारत के जितने बड़े बड़े घोटाले होते हैं उन सारे घोटालों को क्या किया जाता है, उजागर किया जाता है। लेकिन उससे पहले क्या होगा, जब ये रख देगा, पटल पे रख देगा, तो पटल पे रखने के बाद इसकी जांच समिति बैठती है, इस पे जांच समितियां बैठती हैं और इसको जांच करती हैं। जो जांच समिति बैठती है तो कई बार सवाल ये पूछता है कि कौन सी जांच समिति बैठती है, तो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के द्वारा सारे जांच पड़ताल करने के बाद जब वो पटल पे रखवाता है तो उन सारी बातों को जांच पड़ताल करने के लिए एक समिति बनती है, और उस समिति को कहते हैं हम लोग लोक लेखा समिति। ये लोक लेखा समिति जो होती है क्या करेगी, लोक लेखा समिति जो होती है, एक मिनट इसको लोक लेखा जो समिति होती है, लोक लेखा समिति ये जांच करती है। क्या जांच करेगी, जो संसद के पटल पर रखा गया है, जो राज्य विधानमंडल के पटल पर रखा है, ये जांच करने का काम करती है लोक लेखा समिति। और लोक लेखा समिति जब जांच करती है तो उसके जांच के दौरान कैग उसका हेल्प करता रहता है, कैग उस पर मदद करता रहता है। इसलिए कैग जो होता है, कैग को लोक लेखा समिति का गाइड, मित्र या मार्गदर्शन कहते हैं। जो कैग होता है, कैग को लोक लेखा समिति का समिति का गाइड कहते हैं, गाइड देने वाला या मार्गदर्शन देने वाला या मित्र कहा जाता है। तो ये सारी बातें जो हैं आपको फिर जांच पड़ताल होगा, बड़े बड़े घोटालों को उजागर किया जाएगा, जो भ्रष्ट होंगे उनको पकड़ के ले जाके बंद किया जाएगा। जो चारा घोटाला हुआ, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हुआ, जितने बड़े बड़े घोटाले होते हैं, या हम लोग ये कह सकते हैं कि बड़े बड़े घोटाले में जो कोयला आवंटन घोटाला था, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला थे, बोफोर्स घोटाला, जितने सारे घोटाले होते हैं उनको उजागर करने का काम यही करता है। तो ये सारी बातें आपको याद रखना है। अब आपको अनुच्छेदों में अगर देखा जाए तो 148, 149, 150 और 151 की जो बात है, इसमें तो कैग का प्रावधान किया गया। कैग का 148 में कैग का प्रावधान, इसमें जितना नियुक्ति से लेकर जितनी सारी अदावधि पदावधि संबंधी बातें किया हैं, ये सारी बातें यहाँ लिख दी गई हैं। 150 जो है उसमें संघ और राज्य के लेखाओं का प्रारूप कैसे तैयार होगा उसके बारे में कहा गया। संघ और राज्य के लेखाओं का प्रारूप के बारे में बात किया गया, लेखाओं के प्रारूप के बारे में बात किया गया। और 151 जो है ये पटल पे रखवा रहे हैं, पटल पर रखवाने की जो बात थी, यानी पटल पे रखवाना मतलब यहाँ संसद के पटल और यहाँ। तो ये सारी बातें आपको है, यानी कि होल सोल देखा जाए तो मैंने आपको क्या क्या बताया। मैंने आपको मंत्रिपरिषद बताने की कोशिश किया है, मंत्रिपरिषद से संबंधित ये सारी बातें हमने आपको बताया है। फिर मैंने आपको मंत्रिमंडल भी बता दिया, PM भी बता दिया, फिर महान न्यायवादी के बारे में बताने की कोशिश किया है, सारी बातों को आपके आरओ के हिसाब से। कैग के बारे में आपको पूरी बातें बताने की कोशिश किया, उसकी कामकाज हर एक बिंदु पे बात किया, जांच समितियों के बारे में मैंने आपसे बातचीत किया है। हम लोग जिस प्लेटफॉर्म से इस सारी बातों का अध्ययन कर रहे हैं, नोटबुक IAS, अगर बात करें 2 मिनट इसके बारे में, तो नोटबुक IAS जो है ये सिविल सेवा अभ्यर्थियों के लिए टेस्ट सीरीज की श्रृंखला प्रस्तुत करता। चाहे आप UPSC के पेपर दे रहे हो, स्टेट PCS के पेपर दे रहे हो, RO ARO के पेपर दे रहे हो, प्रिलिमिनरी दे रहे हो या मेंस दे रहे हो, उसका टेस्ट सीरीज उपलब्ध करवाता, और वो भी गुणवत्तापूर्ण कंटेंट। और ये टेस्ट सीरीज और क्लासेज जो हैं ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में उपलब्ध करवाई जाती हैं।
अगर आप दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में हैं तो आप ऑफलाइन ज्वाइन कर सकते हैं, अगर दिल्ली से दूर दराज के क्षेत्रों में हैं तो ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन ज्वाइन करने के लिए आप दिए गए इस नंबर पर संपर्क करके इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं और इस नंबर पे संपर्क करके आप संस्था से जानकारी ले सकते हैं और उसके मुताबिक आप अपने पढ़ाई को आगे बढ़ा सकते हैं। तो इस प्रकार देखा जाए तो हमने आपको क्या बताया, हमने आपको पूरी कार्यपालिका से संबंधित जितनी सारी बिंदु थी उसको मैंने बताने की आपको कोशिश किया था। अगली क्लास में जब मैं आपसे मिलता हूं तो वहाँ विधायिका से संबंधित संसद के दोनों सदनों के बारे में कोशिश करूंगा एक क्लास में बातचीत कर लूँ, क्योंकि रिवीजन की यह क्लास चल रही है। तब तक के लिए लेता हूं मैं आपसे इजाज़त। बाय, बेस्ट ऑफ लक।